हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 26 जनवरी को आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज के द्वारा 2024 यूपीएससी के लिए और 2025 यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम लोग फ्री में रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, लाइव इंटरेक्शन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, आंसर राइटिंग गाइडेंस एंड इवेल्युएशन भी किया जाएगा बच्चों की कॉपीज़ का, और साथ में वन ऑन वन इंटरेक्शन भी किया जाएगा जिसमें हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे, बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस पे उन्हें काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में जो है मेंटरशिप प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है और आपके जो जो इश्यूज़ हैं आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं एक प्रॉपर टाइम लेकर के। आज जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ब्राइट आर्क ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज। इसमें इंडो फ्रांस रिलेशनशिप पे चर्चा करेंगे, मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। गोइंग सोलर नेक्स्ट आर्टिकल होगा, इसमें हम प्रधानमंत्री सूर्योदय स्कीम के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि सोलर रूफटॉप को इंस्टॉल करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सरकार को, पिछली स्कीम क्यों जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई और नई स्कीम में क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है वाई इज़ देयर नो स्नोफॉल इन कश्मीर। 3 रीजंस हैं और तीनों चीज़ें आपको पूछी जा सकती है यूपीएससी प्री में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाउन टू अर्थ में ये आर्टिकल आया था और अब द हिंदू में आया है, इसलिए आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है एन एक्सचेंज। इस आर्टिकल में हम वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। वैभव फेलोशिप प्रोग्राम की चर्चा करेंगे, वज्र प्रोग्राम के साथ इसका डिफरेंस और सिमिलरिटीज़ की बात भी की जाएगी। यूपीएससी प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली टाइप करिए सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज और ग्रुप को ज्वाइन करिए, या फिर आप मोर में क्लिक करेंगे तो वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ब्राइट आर्क ऑफ इंडिया फ्रांस टाइज। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS2IR इंटरनेशनल रिलेशन मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस में आने की संभावनाएं ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा संभावना है? 2 रीज़न है। एक तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं वो इस बार चीफ गेस्ट की तरह बुलाए गए हैं रिपब्लिक डे पे, और इंडिया फ्रांस के बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके 25 साल जो है कंप्लीट हो गए हैं। जब इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है तो ऐसी चीज़ों के आने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है, प्री में भी और मेंस में भी। ठीक, अब इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम लोग सिंपल सा क्वेश्चन जो है प्रिपेयर करेंगे, एक्सप्लेन इंडो फ्रांस टाइज। ठीक, जब भी आप एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फ्रेमवर्क क्या होता है। इंट्रो लिखना होता है आपको। आप इंट्रो में लिख सकते हैं कि इंडिया जो है फ्रांस का टाइम एंड टेस्टेड फ्रेंड है और बहुत टाइम से दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप चल रहे हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में भी लिख सकते हैं कि हमेशा से अनकंडीशनल सपोर्ट किया है फ्रांस ने। इस तरह की 2-3 लाइन जो है आप लिख सकते हैं। इसके बाद हमें बॉडी लिखनी होती है। बॉडी में हम मल्टीपल डायमेंशंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जियो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस, दोनों के बीच में कन्वर्जेंस पॉइंट क्या क्या हैं जियो स्ट्रेटेजिक पर्पस के हिसाब से। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, डिफेंस कॉपरेशन, स्पेस कॉपरेशन इफ़ एनी, है ना, और जहाँ जहाँ कॉपरेशन हो सकते हैं दोनों कंट्री के बीच में, जहाँ जहाँ पिलर कॉपरेशंस के हैं वो सारे पिलर्स को हम लिखेंगे इस पर्टिकुलर डायमेंशन में, है ना। एनर्जी सिक्योरिटी है तो एनर्जी सिक्योरिटी लिखेंगे। टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ें हैं तो टेररिज्म में कॉपरेशन की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे, मल्टीपल डायमेंशंस लिखेंगे। कोई भी कंट्री के साथ आप जब भी लिखते हैं रिलेशनशिप, स्पेशली बायलैटरल रिलेशनशिप में ये डायमेंशन आने ही आने चाहिए। थोड़ा बहुत फैक्ट्स एंड फिगर इसमें याद रख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली चीज़ें लिख कर भी काम चल जाएगी। इसके बाद आपको 2-3 चैलेंजेस लिखना होता है, क्या क्या डाइवर्जेंस पॉइंट हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, दोनों के इंटरेस्ट जहाँ कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, और आखिरी में कंक्लूजन लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग मेंस के आंसर लिखते हैं। 10 का है या 15 का है, बायलैटरल के जो आंसर्स होंगे उसका फ्रेमवर्क यही होना चाहिए, और इसी फ्रेमवर्क में यहाँ पर जो है आर्टिकल दिया हुआ है, इसी तरीके से आर्टिकल आया हुआ है। ये 6th टाइम है जब फ्रांस के प्रेसिडेंट
इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट आए। लास्ट टाइम जो है चीफ गेस्ट बन के 1998 में जब प्रेसिडेंट जैक्वेस चिराक आए थे, उस समय वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन किया हुआ था। उस समय फ्रांस ने अनकंडीशनल सपोर्ट किया था इंडिया को। सपोर्ट ना भी कहा जाए तो टैसिटली जो है सपोर्ट तो था ही, और कंडेम नहीं किया था। इंडिया ने उस समय न्यूक्लियर जो है अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री घोषित किया था। पूरी वेस्टर्न नेशन ने, यूएस ने, सब ने इकोनॉमिक सैंक्शन और खूब कंडेमनेशन सब कुछ किया, लेकिन फ्रांस क्या रहा, चुप रहा। इसके पहले सेम जो है प्रेसिडेंट 1976 में आए थे एज अ चीफ गेस्ट। उस समय इंडिया में इमरजेंसी चल रही थी, उस वक्त भी वेस्टर्न नेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थे। अगर मैं समअप करूं फ्रांस और इंडिया का रिलेशनशिप, तो इंडिया जो है जिस तरीके से रिलेशनशिप रशिया से है, उसी तरह के रिलेशन फ्रांस के साथ है इन वेस्टर्न वर्ल्ड। अगर किसी कंट्री पे, वेस्टर्न कंट्री पे इंडिया को ट्रस्ट करना है तो वो फ्रांस होगी, इतने अच्छे हमारे रिलेशन रहे। स्पेस कॉपरेशन में भी बहुत समय से जो है रिलेशन हमारे अच्छे रहे, डिफेंस के तो अच्छे रहे ही हैं। तो ये सारे डायमेंशंस की हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या बता रहा है कि फ्रांस जो है हमेशा से इंडिया को सपोर्ट करता हुआ आया है। बीइंग अ वेस्टर्न नेशन, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हुआ करता था क्योंकि इंडिया जो है नॉन अलाइन कंट्री थी उस समय में। उसके बावजूद भी फ्रांस का हमेशा से सपोर्ट रहा है और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं। 25 ईयर्स ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। फ्रांस जो है पहली ऐसी कंट्री थी जिसके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री में। ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस वाली जो कंट्री है, इन कंट्रीज़ में फ्रांस पहली कंट्री थी जिससे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन हुई थी, और अब उसके 25 ईयर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, उसकी 25th एनिवर्सरी है। अब मेजर पिलर ऑफ कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, दोनों के कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंडो पैसिफिक में दोनों कंट्रीज़ के सेम इंटरेस्ट हैं, दोनों ही चाहते हैं इंडो पैसिफिक सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन क्या रहे, सेफ रहे। चाइना के असर्टिवनेस के अगेंस्ट में दोनों कंट्री है, और फ्रांस जो है इंडिया को एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में देखता है उसकी ज्योग्राफी के कारण, इसलिए वो चाइना के अगेंस्ट में इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से, डिफेंस में भी, और कई सारी एक्सरसाइज भी यहाँ पर की जाती है। तो इंडो पैसिफिक में दोनों का बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस है। कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जैसे कि यूक्रेन रशिया वॉर, यहाँ पर कन्वर्जेंस नहीं है क्योंकि इंडिया जो है रशिया को टैसिटली सपोर्ट कर ही रहा है, और फ्रांस ये सारी चीज़ें जानता है कि इंडिया रशिया रिलेशन अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया को जो है थोड़ा बहुत कंडेमनेशन करना चाहिए। ठीक, तो ये हमारे डाइवर्जेंसेस पॉइंट हो जाएंगे। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पॉइंट हमने समझ लिया। अब जो मेन पिलर है वो है डिफेंस। दोनों कंट्री के बीच में जो डिफेंस है, रोबस्ट डिफेंस पार्टनरशिप है, बहुत ही तगड़ी डिफेंस पार्टनरशिप है। डिफेंस मिनिस्टर लेवल पर एनुअली दोनों के बीच में डायलॉग होता है, एनुअल डिफेंस डायलॉग, और उसके बाद सेक्रेटरी लेवल पर भी हाई कमेटी ऑन डिफेंस कॉपरेशन बनाई गई है। तो बहुत अच्छे रिलेशन है डिफेंस पे दोनों कंट्री के बीच में। रिसेंटली इंडिया ने रफाल जेट को प्रोक्योर किया था, है ना। तो इंडिया बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट जो प्रोक्योर करता है वो फ्रांस से करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोनों के बीच में कई सारी डिफेंस एक्सरसाइजेज भी हो रही है जो कि बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में ये एक्सरसाइजेज बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर हम स्पेस में बात करें तो इंडिया की जो स्पेस के रिलेशन है, इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है ना। जब इसरो आया था तो उस समय जो है इसरो के बनने में बहुत ज़्यादा मदद अगर किसी कंट्री ने की थी, इस इसरो के पूरे डेवलपमेंट में अगर किसी कंट्री ने की थी तो वो फ्रांस था। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हुआ करते थे जो इसरो किससे लिया करता था, CNES से लिया करता था, जो कि स्पेस एजेंसी है। CNES जो है बहुत सारे इक्विपमेंट सपोर्ट किया करती थी इसरो के डेवलपमेंट में, जो उस समय इसरो डेवलप खुद नहीं कर पाते थे, वो सारी चीज़ें CNES प्रोवाइड किया करती थी। ठीक है, तो खूब सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए हैं इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, किसने, फ्रांस ने। तो काफ़ी रिच हिस्ट्री है स्पेस में इंडिया और फ्रांस की। नेक्स्ट अगर बात करें सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, सिविल न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। सिविल पर्पस मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए न्यूक्लियर का यूज़ करना, फ्यूजन का इस्तेमाल करना। तो 2008 में एग्रीमेंट हो गया था, उसके हिसाब से जैतपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट प्रोजेक्ट,
ठीक है, 2008 में एग्रीमेंट होने के बाद इसे कौन डेवलप कर रहा था? फ्रांस डेवलप कर रहा था। जो जैतपुर है वो कौन डेवलप करेगा? फ्रांस डेवलप करेगा। ठीक है, लेकिन हालांकि इसमें प्रोग्रेस उतनी हो नहीं पाई है। 2008 से एग्रीमेंट साइन हुआ है, लेकिन इसमें जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। रिसेंटली दोनों ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर में भी दोनों ने पार्टनरशिप जो है करने पे एग्री किया है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर कॉपरेशन हो जाएगा। इकॉनमी की बात करें तो फ्रांस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर विथ एफडीआई इनफ्लो ऑफ 659.77 मिलियन फॉर फिस्कल ईयर 2022-23। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो होता है कहाँ से? फ्रांस से। फ्रांस से इनफ्लो ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री से हमेशा एफडीआई आता है। अगर हम अप्रैल 2000 से सितंबर 2023 की बात करें तो टोटल एफडीआई जितना आया है वो है 10.76 बिलियन। ठीक, अगर हम ट्रेड की बात करें दोनों कंट्री के बीच में तो फ्रांस जो है कितना जो है ट्रेड करता है इंडिया के साथ? 2.36 बिलियन जो है एक्सपोर्ट करता है, और इंपोर्ट कितना करता है? 3.06 बिलियन। तो दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है। हालांकि ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके कई सारे रीजंस भी हैं, है ना। ओवरऑल यूरोपियन यूनियन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होता है, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टेंस और कनेक्टिविटी के कारण ये ट्रेड नंबर कम है, इससे बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो क्या है? इंजीनियरिंग गुड हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए। जो हम फ्रांस से ख़रीदते हैं वो क्या है? मशीन इक्विपमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, केमिकल प्रोडक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें हम इम्पोर्ट करते हैं। डिजिटल में कॉपरेशन की बात करें तो 2023 में यूपीआई वॉज लॉन्च फ्रॉम आईफल टावर ऑफरिंग सिक्योर एंड कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन फॉर इंडियन विजिटर एंड एनआरआई। ठीक है, तो 2023 में यूपीआई जो है लॉन्च किया गया है फ्रांस में। आप जब भी घूमने जाएंगे तो वहाँ अपना यूपीआई इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो एनआरआई जाते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं, इंडिया में आना और फ्रांस में रहना, आधे टाइम यहाँ वहाँ होते रहते हैं, इन लोग भी क्या यूज़ कर सकते हैं? यूपीआई पेमेंट सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूरोपियन मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जो कि फ्रांस में बेस्ड है, सीडेक के साथ मिलकर उन्होंने 14 सुपर कंप्यूटर्स इंडिया के लिए डेवलप किए हैं, और जो फास्टेस्ट है परम सिद्धि वो भी इन्हीं कंपनियों के द्वारा डेवलप किया गया है। जॉइंट कॉपरेशन में ये सारी चीज़ें डेवलप की गई है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया चाहता है कि यहाँ से लेबर बाहर जाए, वहीं पढ़े, वहीं लिखें, वहीं एम्प्लॉयमेंट करे, या फिर यहाँ पढ़े और वहाँ पर एम्प्लॉयड हो, वहीं काम करे, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स इतनी है नहीं तो बाहर करे। एजुकेशन की बात करेंगे, लगभग 10,000 इंडियन स्टूडेंट हैं जो कि फ्रांस में हैं। ठीक है, और डेली इसका कोटा बढ़ाया जा रहा है। रिसेंटली भी जो है आज भी कुछ अनाउंसमेंट किया गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, जिसमें स्टूडेंट की एंट्रीज़ को नंबर को बढ़ा दिया गया है और प्रोसीजर को आसान कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी इन फ्रांस। अगर हम इंडियन कम्युनिटी की बात करें जो फ्रांस में रह रही है तो उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन नंबर कितना है? 1,19,000 इंक्लूडिंग और एनआरआई। और ये लोग कहाँ से ओरिजिनेट हुए? मेनली पोंडिचेरी, कराईकल, यानम, माहे एंड चंदनागोर। इस रीजन में खास बात क्या है? ये सारी की सारी फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं। इसके अलावा स्टेट ऑफ तमिलनाडु, गुजरात एंड पंजाब से भी लोग ओरिजिनेट होके फ्रांस जाके बसे हुए हैं। तो अच्छी तादाद में फ्रांस में इंडियंस रह रहे हैं। तो P2P कनेक्ट है वो भी बहुत बेहतरीन है इंडिया और फ्रांस के बीच में। पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी कंट्री के फॉरेन रिलेशनशिप के लिए, फॉरेन टाइज के लिए। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में काफ़ी इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, और जो फ्रांस और इंडिया का काफ़ी बेहतर है। नेक्स्ट बात करेंगे टूरिज़्म सेक्टर की। 2019 का डेटा दिया हुआ है, 2.5 लाख फ्रांस से लोग इंडिया आए टूरिज़्म पर्पस के लिए, और इंडिया से 7.5 लाख लोग गए। ठीक है, तो इंडिया से बहुत ज़्यादा तादाद में जा रहे हैं और फ्रांस से काफ़ी कम लोग जो हैं इंडिया में आए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो गैप है इंडिया इसको भर सकता है ना। इंडिया में जो आईफल टावर देखने वाले आशिक हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मे बी इसी कारण जो है इतना ज़्यादा नंबर में फ्रांस में टूरिज़्म बढ़ा हुआ है। लेकिन ये एक चैलेंज की तरह भी लिख सकते हैं कि इंडिया बहुत मतलब एज अ टूरिज़्म स्पॉट इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और इंडिया ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है फ्रांस से। ठीक है, तो इसमें इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। जो राजस्थान है ये सबसे ज़्यादा जो है अट्रैक्ट करता है टूरिस्ट फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, राजस्थान स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सपोर्ट ऑन इंटरनेशनल फोरा। फ्रांस का अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है इंटरनेशनल पटल पर। फॉर एग्जांपल यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप में
फ्रांस का अनकंडीशनल सपोर्ट है। यूएनएससी का मेंबर है ये ऑलरेडी, और फिर भी चाहता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जानी चाहिए। इसके अलावा एमटीसीआर मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी फ्रांस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप में एंट्री में भी सपोर्ट किया था, और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जिसका भी इंडिया मेंबर नहीं है उसमें भी फ्रांस चाहता है कि इंडिया को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इन दिस विजिट, ये जो विजिट है इसमें क्या क्या बातचीत की जा सकती है, मेन मुद्दों पे बात कर सकते हैं, जैसे कि इजराइल हमास वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इन सारी चीज़ों पे है ना डिस्कशन होने की संभावना है। इसके अलावा डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में भी चर्चा की जा सकती है इस पर्टिकुलर मीटिंग में। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा आर्टिकल है, डेटा दिया हुआ है, आप नोट्स बना सकते हैं, है ना, एक बार रीड करके चले जाएंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है गोइंग सोलर। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बात करेंगे, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट की गई है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करें जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके एग्जाम्पल क्या हैं, सोलर हो गया, विंड हो गया, जियोथर्मल हो गया, ऐसे कई सारे। इसमें हम सोलर की बात करेंगे। सोलर एनर्जी अब दो तरीके से है ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक सेंट्रलाइज एक डिसेंट्रलाइज। या तो हम सरकार जो है बहुत बड़े सोलर प्लांट लगाए बहुत बड़े एरिया में, अगर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ग्रिड में डाल करके आप लोग यूज़ करते हैं, उससे रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है हमें। दूसरा तरीका है कि हर छत पर, हर घर की छत पर एक छोटे छोटे सोलर प्लांट बना दिए जाए। जितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको लग रही है आप यूज़ करो, बाकी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आप किसको बेच सकते हो, डिस्कॉम को बेच सकते हो, तो आप पैसे कमा भी सकते हो। ठीक है, तो सोलर रूफटॉप के बारे में इस आर्टिकल में बात की जाएगी। जो स्कीम है वो बेसिकली प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, वो सोलर रूफटॉप को लेकर ही है। ठीक है, इंडिया में जो 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा टारगेट किया गया था इंस्टॉलिंग 100 गीगावाट ऑफ सोलर पावर इन द कंट्री बाय 2022, और इंडिया ये जो टारगेट है इसको अचीव करने में फेल हुआ है। लेकिन अगर आप देखेंगे 60 गीगावाट जो टारगेट था वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से था, और 40 जो गीगावाट था वो कैसे अचीव किया जा सकता था, सोलर रूफटॉप के थ्रू। सोलर रूफटॉप से जो अचीव करना था उसमें हम बहुत बुरी तरीके से फेल हुए हैं। और अभी अगर हम देखें तो सोलर रूफटॉप्स के इंस्टॉलेशन से ऑलमोस्ट 12 गीगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। 40 टारगेट किए थे, केवल 12 ही, आधा पर भी हम नहीं पहुँचे हैं। ये जो टारगेट है 100 गीगावाट का, इसको 2026 में क्या कर दिया गया है, सरका दिया गया है। जो डेडलाइन थी 22 की उसको 2026 में पहुंचा दी गई है, और इसी पर्पस से कि 2026 तक इसे कंप्लीट किया जाए, उसमें जो सोलर रूफटॉप है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। और बहुत बड़ा रोल होने वाला है इसलिए सरकार के द्वारा क्या किया गया है, जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, उसे लॉन्च की गई है। लेकिन इस स्कीम के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, लेकिन सरकार जो है ये सारे चैलेंजेस को जब तक एड्रेस नहीं करेगी, स्कीम जो है अपने को अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगी। क्या है सबसे पहला तो चैलेंज, सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो सोलर रूफटॉप होते हैं वो कॉस्टली होते हैं हाउस होल्ड्स के लिए। ठीक है, तो सब्सिडी देना बहुत ज़रूरी है। अब आप बोलोगे कि सर सब्सिडी तो अभी भी दी जाती थी, पर क्या इशू थे सब्सिडी के साथ वो समझ लेते हैं। अवेलिंग गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफसेट बाय कम्बरसम प्रोसेस एंड क्वालिटी इश्यूज। सब्सिडी लेने के लिए इतनी कम्बरसम, इतनी जटिल प्रोसेस बना दी थी कि उससे अच्छा सोचते थे इंसान कि यार छोड़ो, या तो अलग से ख़रीद लेते हैं महंगा, या तो फिर रहने देते हैं। इस तरीके से इतनी मुश्किल और डिफ़िकल्ट प्रोसेस बना दी थी कि आपको सब्सिडी लेने के लिए बहुत दिक्कत जा रही थी, और इसलिए लोग जो है सोलर रूफटॉप लगाए ही नहीं। तो प्रोसेस को आसान करना पड़ेगा जो भी नई स्कीम आप लाएंगे। थर्ड अगर बात करें, सब्सिडी फॉर कन्वेंशनल पावर सोर्सेस मेक रिन्यूएबल एनर्जी अनअट्रैक्टिव। ठीक है, जो अभी कन्वेंशनल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उसमें भी सब्सिडी मिल रही है। अब उसमें सब्सिडी मिल रही है, सस्ते में बिजली मिल रही है, तो अननेसेसरली सोलर रूफटॉप लगा के
काहे खर्चा करें भाई, अपफ्रंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसमें फिर ख़राबी हो गई तो झंझट है ना। ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स के भी बहुत ज़्यादा इशू है। आपको लगाना है, इंस्टॉल करने के लिए आपको लोग नहीं मिल रहे, उसे सुधारने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो ह्यूमन रिसोर्स का भी बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक, नेक्स्ट है फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की जो पॉलिसी है फॉर अवेलिंग सब्सिडी वो बार बार बदलती रहती है। सरकार ने पहले बोला कि 2-3 कंपनियां ऐसी हैं जिससे आप अगर सब्सिडी चाहते हैं तो इन्हीं से आपको ख़रीदना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है। पर ऐसी कंपनियां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोडक्ट ही नहीं दे रही है, कई ऐसे गांव लेवल पर प्रोडक्ट ही प्रोवाइड नहीं करी, सोलर पैनल ही नहीं मिल रहे हैं, तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे। ऊपर से उनकी चॉइसेस भी ख़त्म हो गई है इस पॉलिसी से। फिर सरकार 2-3 साल बाद बोली कि अच्छा ठीक है, हम लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर निकाल देते हैं, इन्हीं कंपनी से आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो पहले 2 कंपनी थी, अब 5 हो गई, अब भी सेम इशू है। तो बार बार जो सरकार की फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, कंफ्यूज होते हैं कंज्यूमर्स, और अवेबिलिटी भी नहीं हो पा रही है सोलर पैनल की ऐसी कंपनियों की। तो इस तरह की जो फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी है इससे सरकार को बचना चाहिए नई स्कीम में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनीज टू फेस डिफ़िकल्टी इन अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल बाय टारगेटिंग इंडिविजुअल हाउस होल्ड, देयरफॉर प्रिफर कमर्शियल कंज्यूमर। एक जो बहुत बड़ा चैलेंज है सोलर रूफटॉप का वो ये है कि जो कंपनी इसे प्रोड्यूस कर रही है वो इंडिविजुअल हाउस होल्ड को देना ही नहीं चाहती, क्योंकि इंडिविजुअल हाउस होल्ड को देने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा उनको है ना नुकसान होगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएंगे। कहाँ एक आदमी को भेजेंगे, बहुत दूर पर एक आदमी एक किसी गांव में रह रहा है उसको चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई, उससे बहुत सारे इश्यूज़ बढ़ेंगे, अननेसेसरली कॉस्ट बढ़ेगी। तो जो कंपनी होती है वो भी प्रिफर करती है कमर्शियल कंज्यूमर्स जो एक साथ बल्क में अपने रूफटॉप पे लगाते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपनी को भी नुकसान है और ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट है कि सोलर रूफटॉप जो है जो पॉलिसी है या स्कीम है वो टेक ऑफ नहीं की। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है इंटरमिटेंट नेचर ऑफ सोलर एनर्जी। ऑब्वियसली 365 डेज 24/7 आपको सोलर एनर्जी नहीं मिल सकती, उसका जो नेचर है वो इंटरमिटेंट नेचर है। थोड़े दिन जब धूप रहेगी तब आपको मिलेगी, अगर धूप नहीं है तो आपको फिर सोलर एनर्जी नहीं मिल सकती सोलर रूफटॉप से, तो 100% डिपेंडेंसी आपकी नहीं हो सकती। तो सोलर रूफटॉप लगाने का क्या मतलब, ऐसा लोगों का आर्गूमेंट रहता है, जनरली यही आर्गूमेंट रहता है। तो ये सारे चैलेंजेस को जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे नई स्कीम में, न्यू स्कीम भी टेक ऑफ नहीं होगी। और जो हम टारगेट कर रहे हैं 40 गीगावाट का और अभी 12 अचीव कर चुके हैं, जो 28 का गैप है अगर उसे अचीव करना है तो ये सारी चीज़ें एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। सोलर रूफटॉप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि सोलर रूफटॉप जो है इंडिया में टेक ऑफ क्यों नहीं हो रहा है, इस ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस हैं सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में, ये सारी चीज़ें आपको मेंस में आ सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है वाई इज़ देयर नो स्नोफॉल इन कश्मीर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 ज्योग्राफी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेम आर्टिकल डाउन टू अर्थ मैगजीन में आया था और डाउन टू अर्थ मैगजीन से अभी अभी UPSC काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है, स्पेशली प्रीलिम्स में, इसलिए ये आर्टिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली आर्टिकल में क्या बात की जा रही है, दिसंबर और जनवरी ये 2 ऐसे महीने होते हैं जिसमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होता है, स्पेशली कौन से स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट में। लेकिन इस साल जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है, स्पेशली गुलमर्ग और पहलगाम रीजन, ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती थी। इस बार ये एरिया पूरा का पूरा ड्राई है। ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये पूरा का पूरा एरिया बर्फ़ की चादर से ढका हुआ होता था। ये एरिया पूरा का पूरा इस बार ड्राई है, कोई स्नोफॉल जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही है, स्पेशली दिसंबर और जनवरी के महीने में। उसके रीज़न क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। स्नोफॉल की बात करें तो स्नोफॉल है क्या, इट्स अ काइंड ऑफ रेनफॉल। जो रेनफॉल फ्रीजिंग टेम्परेचर के बिलो हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोफॉल बोलते हैं, है ना। और रेनफॉल एक और तरीके से हो सकती है, हेल स्टॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि। ओलावृष्टि आपने सुना होगा, ओले गिर रहे हैं। जो हेल होते हैं वो
काफ़ी बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, ठीक है। और स्नोफॉल में बहुत सॉफ्ट जो है बर्फ़, एकदम हल्की हल्की बर्फ़ जो है बनती है और वो गिरती है, तो वो हमें लगती नहीं है। लेकिन हेल स्टॉर्म जो बर्फ़, बड़ी बड़ी बर्फ़ होती है, वो आपको चोट भी पहुंचा सकती है और क्रॉप्स को भी बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाती है। स्नोफॉल के साथ ऐसा नहीं है। स्नोफॉल के समय में टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, और जितने भी विंटर स्पोर्ट्स हैं वो भी पॉसिबल हो पाते हैं स्नोफॉल के कारण ही, ठीक है। लेकिन इस बार इस पर्टिकुलर सीज़न में दिसंबर जनवरी में हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। स्नोफॉल देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो रीसेंट रिपोर्ट है आईएमडी की, वो सजेस्ट करती है कि जो हिमाचल प्रदेश रीजन है वो उसका जनवरी मंथ 1901 से अभी तक का सबसे ड्राइएस्ट मंथ है। और जो रेनफॉल का जो शॉर्टफॉल है वो कितना परसेंट है, 99.7% इस बार जो है रेन कम आई है ना। ऑलमोस्ट रेन आई नहीं है, 100% मान के चलो कि रेनफॉल हुई नहीं है। रेनफॉल से यहाँ पर मतलब है स्नोफॉल का। इसके रीज़न क्या है ये समझ लेते हैं। इसके मेन 3 रीज़न है। पहला है फॉल इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओवर द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, ये बहुत कम आ रहे हैं। जनरली एक महीने में 5 से 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के हमें स्पेल देखने को मिलते थे, जिससे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, है ना। जो हवाएं होती थी वो बहुत तेज़ चलती थी, अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आती थी, थोड़ा प्रेसिपिटेशन होता था, दिल्ली में पानी गिरता था और आसपास के जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ पानी गिरता था। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश रीजन में स्नोफॉल हुआ करती थी। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के जो स्पेल हैं 5 से 7 हुआ करते थे, इस बार एक स्पेल है पूरी जनवरी में। अभी तक जनवरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, सिर्फ एक बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एक छोटा सा स्पेल आया था, जिससे थोड़ी बहुत पानी गिरे थे, थोड़ी बहुत राहत हुई थी। किसको? दिल्ली के लोगों को, पॉल्यूशन कम हो गया था। लेकिन स्नोफॉल बिल्कुल अभी भी ना के बराबर हो रहा है। दूसरा क्या है? प्रिवेलिंग एल नीनो कंडीशन, है ना। एल नीनो कंडीशंस के कारण भी जो है स्नोफॉल नहीं हो रहा है और टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम। ये 3 रीज़न हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एब्सेंस, जेट स्ट्रीम की, स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम की एब्सेंस, और तीसरी है एल नीनो। ये तीनों कंडीशन आपको 1, 2, 3 स्टेटमेंट में दी जाएगी और आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर लेते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि मेडिटेरियन सी में क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, इंडिया में आते हैं, अपने साथ मॉइस्चर लेके आते हैं, अपने साथ तेज़ हवाएं लेके आते हैं। जेट स्ट्रीम अगर स्ट्रांग होती है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जेट स्ट्रीम भी स्ट्रांग नहीं है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए अपने साथ जो प्रेसिपिटेशन है ना, अपने साथ जो मॉइस्चर लाते हैं वो प्रेसिपिटेशन करता था और उसी के कारण स्नोफॉल और रेनफॉल हुआ करती थी। लेकिन इस बार ये दोनों चीज़ें नहीं हो पा रही है, तो ना स्नोफॉल आ रहा है ना रेनफॉल आ रहा है, और ना ही ये हवाएं जो हैं क्या कर रही हैं, ये हवाएं जो है आके डिस्प्लेस कर रही है जो लोकल हवा है, और उससे पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा दिल्ली में बढ़ा हुआ है। और तीसरा आपका एल नीनो कंडीशन हो जाएगी। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर है, ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई। हमारा लास्ट आर्टिकल है एन एक्सचेंज। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हम वैभव स्कीम के बारे में बात करेंगे जो आपको पूछा जा सकता है। सरकार के द्वारा रिसेंटली फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम वैभव है, जिसका फुल फॉर्म है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। ऐसा सिमिलर प्रोग्राम सरकार के द्वारा वज्र शुरू किया गया था कुछ सालों पहले। वैभव और वज्र के बीच में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी की बात भी की जाएगी कि क्या चेंजेस सरकार ने नई स्कीम में लाए हैं। आर्टिकल शुरू करते हैं, आपके प्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन एंसेस्ट्री कैन अप्लाई टू स्पेंड अप टू 3 मंथ इन अ ईयर फॉर 3 ईयर एट अ होस्ट रिसर्च लेबोरेटरी इन इंडिया। इंडिया की जो लैब्स हैं उसमें काम करने के लिए हर साल, है ना, 3 सालों तक, हर साल में 3 महीने के लिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, जो कि बाहर के साइंटिस्ट हैं, वो आके इंडिया की लैब में काम कर सकते हैं। मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है?
मेन ऑब्जेक्टिव है बेसिकली जो रिसर्चर होंगे वो नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप शुरू कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म कनेक्शन डेवलप कर पाएंगे जिस इंस्टीट्यूट में, जिस लैब में वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो होस्ट फैकल्टी हैं उनके साथ भी इनका कोलोबोरेशन होगा, नए नए आइडियाज़ आएंगे फील्ड में और ओवरऑल इंडिया के जो रिसर्च और डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा जो इंडियन ओरिजिन फैकल्टी है जो कि यहाँ 3 महीने रहेगी, हो सकता है कि यहाँ पर लैब में काम करते करते है ना बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन जाएं, इंस्टीट्यूशन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन बन जाए और जो ब्रेन ड्रेन वाला इशू है, जो यहाँ से अच्छे साइंटिस्ट जो माइंड बाहर जाके काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो वापस इंडिया में स्टे करने के लिए रुक जाएं यहाँ के वर्क कल्चर को देख करके। और कई तरह के बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकता है, इनोवेटिव वर्क कल्चर का ट्रांसफ़र भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें भी इंडिया में डेवलप हो सकती है इस पर्टिकुलर स्कीम से। तो वैभव एक ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इस तरह का आइडिया जो है पहले भी कंसीव किया जा चुका है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है दोनों प्रोग्राम? वज्र और वैभव दोनों डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके पहले जो कंसीव किया गया था वज्र, उसका फुल फॉर्म क्या है? विजिटिंग एडवांस जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। ठीक है, तो वज्र का फुल फॉर्म ये हो गया विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स। बस डिफरेंस ये था कि वैभव एक्सक्लूसिवली इंडियन डायस्पोरा के लिए और वज्र में अदर नेशनलिटीज़ भी क्या की जा सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी, इंक्लूड की जा सकती थी। इसका मतलब वज्र के अंदर कोई भी साइंटिस्ट इंडिया में आकर के 3 महीने रह सकता था, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ 1 साल के लिए थी, है ना। और वैभव में ये फैसिलिटी 3 साल के लिए दी गई है और सिर्फ इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट यहाँ पर आके वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है। ये जो स्कीम है बेसिकली इंडिया में, है ना, जो कॉपरेशन है और ब्रेन ड्रेन के इशू हैं इसको बेहतर करने के लिए बनाई गई है ना। जो ब्रेन ड्रेन वाली प्रॉब्लम है उससे डील करने के लिए, उसे एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। जो बाहर साइंटिस्ट हैं उनको वापस इंडिया में कैसे बुलाया जाए ताकि वो इंडिया में काम करें, इंडिया का जो इनोवेटिव सिस्टम है उसे डेवलप करें और इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ को बढ़ावा मिले। इन सारे रीज़न से सरकार के द्वारा वैभव और वज्र जैसी स्कीम डेवलप की गई है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ये बेसिकली हमारा पूरा आर्टिकल था और ये आइडिया था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।